Hello friends, how are you all? Surprisingly, we have reached the seventh chapter of our subject. The time flies. Shh. This is your second last chapter of business communication, and it is about technology and communication, or the role of technology in communication. इंटरनेट के आने के बाद मानो सारी दुनिया ही बदल गई। पहले हम जिस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते थे उसमें बड़ा ही चेंज आ गया। अब देखिए हम लोग घर पे बैठे बैठे एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से इंटरनेट का यूज़ करके दुनिया के काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ज़ूम जैसे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी से पूरा कम्युनिकेशन का माहौल और उसका तरीका ही बदल गया। तो ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, इसमें हम इंटरनेट, ईमेल और कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट की जानकारी लेने के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमें पढ़ना होता है, जानना होता है, वो है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब से पहले हमें जानना होगा इंटरनेट क्या होता है। तो अगर हम इंटरनेट को एकदम आसान भाषा में समझे तो इट इज लाइक the interconnected network of millions of computers across the globe। पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स है, अगर ये सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए किसी एक सिस्टम से, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाए, एक कंप्यूटर में से कोई इंफॉर्मेशन आप दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर पाए, तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से हम लोग काफी सारी चीजें जो पहले सोच भी नहीं सकते थे वो सारी चीजें कर सकते हैं। www इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। सो मान लीजिए कि इंटरनेट बाप है तो www उसका बेटा है। इंटरनेट, you can consider internet as a big bookstore. So what is www? It is a particular section of books. So वर्ल्ड वाइड वेब, उसको वेब भी कहा जाता है। वेब माने मकड़ी का जाला। इट्स अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। www एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से, जिसके जरिए हम इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन का एक खजाना है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वेब यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, ये चैप्टर में काफी सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे जहां पे एब्रीविएशंस माने शॉर्ट फॉर्म्स होंगे, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और ब्रीफ में अगर इसका मीनिंग आपको याद ध्यान में रह पाए तो अच्छी बात है। सो HTTP इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स ये चैप्टर में आपको पढ़ने होंगे और वो आपको याद रखने होंगे। So what is HTTP? HTTP is like a programming language. It's a computer language जिसकी वजह से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं, and we can transmit and receive data। किसी भी वेब पे काफी सारे ब्राउजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। ब्राउजर क्या है? So browser is nothing but a software application which enables you to use all the information which is there on internet। So वेब ब्राउजर या ब्राउजर एक कंप्यूटर का एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आप www के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको उसके तक पहुंच सकते हो, वो ढूंढ सकते हो, उसको पढ़ सकते हो और उसको कॉपी भी कर सकते हो। There is one more term, HTML। The full form of this term is Hypertext Markup Language। एग्जाम में शायद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वेब ब्राउजर कौन सा है, वो पता कीजिए या सिलेक्ट कीजिए। तो कुछ
पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के नाम है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी एंड ओपेरा। किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो वहां पे आपको एक एड्रेस बार दिखेगा विच इज अ पार्ट ऑफ www. इट इज ऑल्सो नोन एज URL बार. URL stands for unique resource locator. That is a specific address given to every website. हर एक वेबसाइट का अपना खुद का एक एड्रेस होता है, हर एक वेबसाइट का एक अपना खुद का एक URL होता है, जिसको टाइप करने से, एड्रेस बार में जिसको टाइप करने से आप वो पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज एक्चुअली अ वेब ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क which is spread across the world. इंटरनेट uses a basic protocol जिसको हम कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल. You just need to remember what is the full form of TCP and IP. TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट बाप है और www उसका बेटा है. You can see it here. इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. वो सारे कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है एक सिस्टम के द्वारा, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट. वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज विच रन ऑन द इंटरनेट. इट इज एन एप्लीकेशन. www उसका एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है. अब हम बात करेंगे ई करस्पोंडेंस की. ई करस्पोंडेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक करस्पोंडेंस. माने कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, सो इट इज ईदर नोन एज ई कम्युनिकेशन. इफ इट इज इन रिटन फॉर्म वी कॉल इट ई करस्पोंडेंस. ईमेल stands for electronic mail. It is the process of sending or receiving a computer file or a message with the other person. We can also send graphics, files of artwork and photography through email. Today, email stands as a central component of business communication. किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो पहले जो काम मैन्युअली होता था, मतलब लोग हाथ से लेटर लिखते थे या कंप्यूटर पे टाइप करके प्रिंट आउट लेते थे, अब वो सिस्टम बहुत कम हो रहा है. अभी जमाना है इंटरनेट और ईमेल का. तो जो सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे मैसेजेस कंपनी में से दूसरी कंपनी में या दूसरे लोगों को कम्युनिकेट किए जाते थे पहले मैन्युअली या कंप्यूटर पे टाइप करके प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी फॉर्म में, वो सारी चीजें अभी ईमेल के द्वारा हो रही है. ईमेल के 3 सबसे बड़े फायदे हैं. सबसे पहला, वो बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है. उसका स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विसेज. एंड इट इज अवेलेबल 24 आवर्स 365 days a year. You can call it ubiquitous. Ubiquitous का मतलब होता है which is present or found everywhere or anywhere. हर एक जगह पे वो उपलब्ध है, अवेलेबल है. थोड़े से कुछ पॉइंट जानेंगे ईमेल की हिस्ट्री के बारे में. उसमें जो इंपॉर्टेंट है हम उसी पे ध्यान देंगे. सो सबसे पहले मेल बॉक्स का आविष्कार किसने किया था? इट वॉज MIT in 1965. MIT stands for the Massachusetts Institute of Technology of USA. इन्होंने सबसे पहले मेल बॉक्स को डेवलप किया था. There is a person who is known as the father of email. His name is Tomlinson. Tomlinson was the person who identified or invented @ symbol. अभी आप देखोगे कि कभी भी आप किसी को ईमेल भेजते हो तो ईमेल एड्रेस में एक @ का साइन आता है. वो साइन को उसने चूज किया था एज अ सिंबल ऑफ ईमेल आईडी. सो ही इज नोन एज, टॉमलिंसन इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल. दिस कैन बी आस्क्ड एज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन योर MCQ एग्जाम्स. In 1972, FTP was put in use to send email messages. FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. उसके जरिए आप एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हो.
उसके बाद एक उसमें उसका अपडेट होके एक नया सिस्टम अस्तित्व में आया जिसको हम कहते हैं SMTP. ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज द फुल फॉर्म. SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है, पर उसमें कुछ लूप होल्स है, जैसे फॉर्जरी हो सकता है, वायरसेस, वर्म्स एंड स्पैम मेल्स भी आपको आ सकते हैं. सबसे पहले जो 1990s में ईमेल सिस्टम प्रचलित हुआ वो थी याहू एंड देन हॉटमेल. नाउ विल डिस्कस अबाउट सम फीचर्स ऑफ द ईमेल. सबसे पहले तो it is an electronic mode of information or message transfer. It is very cost effective if you compare it with the traditional system of mailing or posting the messages. This is quite cost effective. इसमें पैसा बहुत कम लगता है. You can use various services or facilities on email such as you can compose new mails. आप नए मेल लिख सकते हो, बना सकते हो. You can forward the mails. आपको किसी ने मेल भेजा, आप उसको किसी और व्यक्ति को फॉरवर्ड कर सकते हो. अभी तो ये भी सिस्टम है कि आप ईमेल ड्राफ्ट करते हो तो उसको भेजने से पहले अगर आपको लगता है कि फॉन्ट सही तरीके से पढ़ा ही नहीं देते या अच्छे नहीं दिख रहे तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो. आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो. आपने जो टेक्स्ट टाइप किया उसका कलर भी चेंज कर सकते हो. किसी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को आप हाईलाइट भी कर सकते हो. किसी इंफॉर्मेशन को ईमेल में से आप डिलीट भी कर सकते हो. उसको स्टोर भी कर सकते हो, उसको फाइल बनाकर सेव भी कर सकते हो. अलाइनमेंट अगर सही नहीं है तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो. आप उसको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन, जस्टिफाइड इफेक्ट दे सकते हो. आप वहां पे बोल्ड, इटालिक या अंडरलाइन इफेक्ट भी दे सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट. इंटरफेस का मतलब होता है देयर इज a connection between email and other applications or softwares of the computer. A very common connection you can see between the email and the Word, MS Word. You can easily cut, copy and paste material from one source to the other. Then there is one more feature of attachment. आपके ईमेल के साथ आप तकरीबन 25 MB की साइज की कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो. I'm just referring to Gmail. Gmail में they allow you to attach any file of less than or equal to 25 MB size. अगर इससे बड़ा फाइल आपको अटैच करना है तो you need to upload it on Google Drive and you need to just simply send a link to the receiver. अटैचमेंट में हम क्या क्या भेज सकते हैं? हम किसी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, हम वर्कशीट भेज सकते हैं, प्रेजेंटेशंस भेज सकते हैं, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी भेज सकते हैं. द ओनली कंस्ट्रेंट इज दैट साइज व्हिच इज यूजुअली लेस देन 25 MB. Another negative feature is called spam. Spam are actually unsolicited or junk emails that you keep on receiving. Usually advertising के पर्पस से होते हैं, जॉब ऑफर के लिए होते हैं, किसी कंपटीशन के फॉर्म्स के लिए होते हैं, जो कि कोई कंपनी आपको बेचती है. इट इज एक्चुअली अ बल्क मेल. द प्रॉब्लम इज स्पैम मेल्स इज दैट दे फिल अप योर इनबॉक्स. आपके इनबॉक्स का जो कैपेसिटी है उसको वो भर देता है. तो इसकी वजह से आपका इनबॉक्स हाउसफुल हो जाता है और फिर नए मेल्स आपके इनबॉक्स में एंटर नहीं हो सकते. जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तब सबसे पहले आपको ये स्पैम मेल्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उसको आपको डिलीट करना होगा. उसके बाद ही आपका मेल बॉक्स ओपन होगा और उसके अंदर नए ईमेल्स आ पाएंगे. जीमेल में एक बढ़िया सिस्टम है कि उसमें ऑटोमेटिकली स्पैम में सेपरेट हो जाते हैं, फिल्टर एक सेपरेट फोल्डर में चले जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली एवरी 30 डेज डिलीट हो जाते हैं. आप उसको मैन्युअली भी डिलीट कर सकते हो. देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज नोन एज सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर ब्लॉक. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और कंपनी के काम से आपको कहीं पे ईमेल भेजना है तो वो ईमेल की टेक्स्ट के नीचे आप अपना नाम, अपनी पोजीशन, अपना मोबाइल नंबर या ऑफिस नंबर, इतनी सारी चीजें टाइप कर सकते हो. अब हर बार हर ईमेल में ये सारी चीजें टाइप करना इज लाइक अ हेडेक. So there is a system of signature. You can simply identify कि हर एक ईमेल में एंड में माने कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज या साइन ऑफ के नीचे रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, जो भी आप लिखते हो उसको नीचे आपको क्या मैटर चाहिए वो आप
उसको सेव कर सकते हो, तो ताकि ऑटोमेटिकली हर एक ईमेल के अंदर वो पहले से ही मौजूद हो। यू जस्ट नीड टू टाइप रिमेनिंग डिटेल्स और एंड वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली नीचे छप के आ जाता है। यूजुअली पीपल टाइप देयर नेम, देयर डेजिग्नेशन एंड कॉन्टेक्ट नंबर्स। देयर इज ऑल्सो सर्च फैसिलिटी इन ईमेल। अगर आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ईमेल आपको सर्च करना है या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिलेटेड ईमेल आपको सर्च करना है, यू कैन गो टू द सर्च बॉक्स, ईदर यू कैन टाइप द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्सन और एनी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट लाइन ऑफ ईमेल एंड सून इट विल प्रेजेंट द ईमेल टू यू। मान लो किसी एक कंपनी के साथ आपका काफी सारा लंबा ईमेल कम्युनिकेशन चला, तकरीबन आपने उनको 15 मेल भेजे, उन्होंने आपको 25 मेल भेजे। अब एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ये पूरा ईमेल कम्युनिकेशन देखना है, सो यू कैन सिंपली गो टू द सर्च बॉक्स एंड टाइप द रिलेवेंट thing and you can get all 40 emails, that is 15 plus 25. That search facility is also an interesting feature of email. One more interesting feature is now added which is called cloud storage. अगर आपके कंप्यूटर की स्पेस कम है और आपका डेटा बढ़ रहा है, तो यू हैव एनी ऑफ दिस टू ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप बाजार में जाके या ऑनलाइन ऑर्डर करके एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मंगवा लो और उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट डेटा आप ट्रांसफर कर दो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी भी ऑल ऑफ अ सडन अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या उसमें कोई भयंकर वायरस एंटर हो जाता है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर का डेटा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो यू कैन हैव एन इम्पॉर्टेंट फाइल्स बैकअप। अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज नहीं करते हो या नहीं करना चाहते हो, तो काफी सारी कंपनी से जो आपको क्लाउड स्टोरेज का फैसिलिटी भी देती है, तो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो कंपनीज के सर्वर के कंप्यूटर्स में सेव होती है और जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहे, जब भी आप उसको यूज करना चाहे, कहीं से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और क्लाउड स्टोरेज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप जहां कहीं भी जाओ, आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव को साथ में लेके जाना पड़ता है। जैसे मैं काफी सारी कंपनीज में ट्रेनिंग देने जाता हूँ, अगर मैं अपने लैपटॉप के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं रखता हूँ, तो वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स मुझे वो छोटे से हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करनी पड़ती है, उसको मुझे साथ में लेके घूमना पड़ता है, ताकि जहां कहीं पे भी मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल का यूज करना हो तो मैं उसे कनेक्ट करके इमीडिएटली यूज कर पाऊँ। अगर आपको ये चीज नहीं पसंद है, तो दूसरा ऑप्शन है, मैं आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को क्लाउड पे सेव करवा दो। तो जहां कहीं भी, मान लो आप बड़ौदा में रहते हो और आपको अहमदाबाद जाना पड़ा और अहमदाबाद में आपको पर्टिकुलर किसी फाइल का जरूरत पड़ा जो कि आपके लैपटॉप में है, जो आप बड़ौदा छोड़ के आए हो। सो अगर वो फाइल आपने क्लाउड पे स्टोर करके रखा है, तो किसी भी कंप्यूटर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर से आप वो फाइल ओपन कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। सो दैट इज एन एडेड एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज। देर आर लॉट ऑफ वर्जन्स लाइक गूगल ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स, जहां पे आप अपनी फाइल को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। इफ यू आर अ यूजर ऑफ जूम, जूम में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर इफ यू आर अ लाइसेंस यूजर, आप जूम में जो भी सेशन कंडक्ट करते हो या जो भी मीटिंग करते हो ऑनलाइन, आप वो पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करके या तो आपके कंप्यूटर में सेव कर सकते हो या फिर आप उसको जूम के क्लाउड सर्वर पर सेव कर सकते हो, तो बाद में कभी भी आप चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो। Email has also brought a couple of changes at the workplace, such as virtual workplaces, work from home, flexi time, and so on. Virtual workplaces is a system where you don't need to have an office or a classroom. You can sit in any corner of your home and you can create a workplace where you can do your office work, you can chat with your colleagues, you can have a virtual meeting। मतलब आपको ऑफिस खरीदने की या रेंट पर लेने की, लीज पर लेने की जरूरत ही नहीं है। आप घर के ही किसी कोने में बैठ के ऑफिस का काम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी ऑल आर नाउ फैमिलियर विद ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। फ्लेक्सी टाइम, फ्लेक्सी टाइम इज अ सिस्टम, माने बंदा जब चाहेगा तब वो घर पे बैठ के अपना काम कर सकता है। ही डज नॉट नीड टू गो टू ऑफिस फॉर दैट, ही डज नॉट नीड टू फॉलो अ 9 to 5 वर्क शेड्यूल। अगर उसे लगता है कि सुबह 5 बजे उठ के काम करें, तो सुबह 5 बजे उठ के काम कर सकता है। बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, दिस ऑल थिंग्स हैव बिकम पॉसिबल। Now we'll have a look at a few features of email.
जिसमें सबसे पहले हमने जो बात किया था वो चीज वापस हम डिस्कस करेंगे स्पाम के बारे में। स्पाम इज एक्चुअली अनवांटेड ईमेल सेंड फॉर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी पर्पस, बट दैट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर वायरस। और जैसे मैंने बताया कि आपका इनबॉक्स उसमें हाउसफुल हो जाता है ताकि नए मेल उसमें नहीं आ सके। अ गुड थिंग इज दैट काफी ईमेल सर्विसेज है, काफी सारी ईमेल सर्विसेज जहाँ पे ऑटोमेटिकली ईमेल को स्पाम है या रूटीन इंपॉर्टेंट मेल से आइडेंटिफाई सिस्टम खुद कर लेती है और स्पाम मेल्स को सेपरेट फोल्डर में सेव करती है, जहाँ पे वो अराउंड 30 डेज स्टोर होते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। And at any point of time, if you wish, you can delete the spam mails on your own. There is one more interesting feature of email, which is CC or BCC. CC stands for courtesy copy and BCC stands for blind courtesy copy. इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम आगे लेंगे, ब्रीफ में बता देता हूँ कि CC माने अगर एक ही ईमेल है, एक ही मैसेज है जिसका कॉपी आप बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो, तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है उसका ईमेल आईडी आप 2 में लगा दो और बाकी सारे लोगों के ईमेल आईडी आप सीसी वाले कॉलम में, सीसी वाले बॉक्स में लगा दो। वो मेल बहुत सारे लोगों को पहुंच जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि कई बार जो हैकर्स होते हैं वो आपके ईमेल से इतने सारे लोगों जिनका नाम आपने सीसी में रखा है उसका डेटा हैक कर सकते हैं और फिर वो डेटा वो किसी कंपनीज को बेच सकती है जो इन लोगों को स्पैम ईमेल्स भेज के अपना एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी कर सकती है। कई बार हैकर्स आपका ईमेल आईडी हैक करके आपके ईमेल सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं और फिर वो आपके ईमेल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपके नाम से गलत ईमेल, गलत इंफॉर्मेशन किसी को भी भेज सकते हैं। So that can lead to a relationship breakdown at times. बीसीसी में ये होता है कि जो भी बंदे को आपने ईमेल भेजा और उसको अगर आपने बीसीसी में उसका ईमेल आईडी टाइप किया तो उसको पता चलेगा कि और कितने लोगों को मेल गया, पर बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा कि ईमेल किसको भेजा। माने मान लो मैंने मिस्टर ए को 2 में रखा और मिस्टर बी को मैंने सीसी में रखा और मिस्टर सी का ईमेल आईडी मैंने बीसीसी में रखा, तो ए वाले बंदे को और बी वाले बंदे को सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये ईमेल ए और बी को गया है, भेजा गया है। उनको ये नहीं पता चलेगा कि यही मेल का कॉपी सी बंदे को भी भेजा गया है। इसके बारे में ज्यादा बात हम आगे करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कुछ ईमेल एटिकेट की या हाउ टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ पर्सनल ईमेल्स। देखिए ईमेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी मैसेज टाइप करते हो यू नीड टू फॉलो प्रॉपर ग्रामर, यू नीड टू इंश्योर के सारे ही शब्दों का स्पेलिंग सही हो। आपने जिस टोन का इस्तेमाल किया मैसेज ड्राफ्ट करने में वो टोन आपका पोलाइट हो, कर्टियस हो, प्रोफेशनल हो। काफी सारी कर्टसी माने रिस्पेक्ट आपको दिखानी चाहिए। ईमेल का जो स्ट्रक्चर है, जो मैसेज का स्ट्रक्चर है उसमें जो कंटेंट्स है, जो मैसेज है वो आपको सही बनाना चाहिए। काफी सारे लोग स्माइलीज यूज करते हैं जिसको टेक्निकली इमोटिकॉन्स कहा जाता है। प्रोफेशनल ईमेल्स में कंपनी के काम से आप जो भी ईमेल्स ड्राफ्ट करते हो उसमें इमोटिकॉन्स वैलिड नहीं है, इमोटिकॉन्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप दो तरह के ईमेल यूज करते हो, जैसे आप पर्सनल ईमेल्स अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स, कजिन्स को भेजते हो, रिलेटिव्स को भेजते हो और कुछ ईमेल्स है जो आप कंपनी के काम में यूज करते हो, so there is an advice that you should maintain separate accounts for personal as well as official emails। क्योंकि काफी सारी कंपनीज ने भी अभी फायरवॉल वाली सिस्टम इंप्लीमेंट की है जिसकी वजह से अगर आप कंपनी में बैठ के अपने पर्सनल ईमेल्स को एक्सेस करना चाहते हो तो दैट फायरवॉल सिस्टम स्टॉप्स यू, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग टू योर पर्सनल ईमेल्स। दैट इज जस्ट टू इंश्योर दैट प्रोडक्टिविटी मेंटेन्स। स्पैमिंग शुड बी अवॉइडेड। और अगर आपको बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजना होता है एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब और बिजनेस, देन मेंटेन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ दोज पीपल। लिमिट द साइज ऑफ अटैचमेंट्स। आइडियली you cannot send a file of more than 25 MB of size. This is what I am referring to Google Gmail. So ज्यादातर किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको मैक्सिमम 25 MB साइज की फाइल अटैच करने की परमिशन देता है। उसके आगे अगर आपको बड़ी साइज का फाइल भेजना है तो यू नीड टू गो टू गूगल ड्राइव फॉर दैट। सो यू इंश्योर कि आप बहुत
बड़ी साइज की फाइल अटैच न करो, क्योंकि फिर अगर सामने वाले के इंटरनेट सिस्टम स्लो है या उसको दिक्कत आ सकती है वो पर्टिकुलर फाइल ओपन करने में, तो आपका काम रुक सकता है। हैव अ स्टैंडर्ड सिग्नेचर फॉर योर ऑफिशियल ईमेल। अगर आप कंपनी के काम से किसी भी ईमेल को ड्राफ्ट करके भेजते हो तो उसके नीचे एक स्टैंडर्ड आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जिसमें आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया हो। Make sure that any email that you receive, you respond within 24 hours, ideally before 24 hours. This is considered as one of the professional approach. अगर आपको कोई ईमेल आता है किसी भी कंपनी से जिसका आपको रिप्लाई करना है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर ही करो। अब कई बार ये होता है ना कि किसी ने आपको ईमेल भेजा, मतलब किसी कंपनी ने, जिसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, माने आपको रिप्लाई में वो इन्फॉर्मेशन देना है। नाउ द प्रॉब्लम कैन बी वो इन्फॉर्मेशन आपके पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है और वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और से कलेक्ट करना है, जिसमें थोड़ा टाइम जा सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी इट इज प्रिफर्ड दैट यू रिस्पॉन्ड टू द ईमेल सेंडर। कैसे कर सकते हो? आप उसको सिर्फ इतना बता सकते हो कि आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल और थैंक यू फॉर योर ईमेल रिगार्डिंग व्हाटएवर मे बी द टॉपिक और सब्जेक्ट। Tell him that I need some time or I need 2 days to collect this information. As soon as I get this information, I'll definitely send another email to you. This is a mark of courtesy. ये बहुत जरूरी है कि अगर आप इमीडिएटली उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो विद इन 24 आवर्स, तो कम से कम एक्नॉलेज करो, कम से कम उसको बताओ कि आपका मेल मुझे मिला है, पर जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है उसको कलेक्ट करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एंड इफ पॉसिबल मेंशन कितना वक्त चाहिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता। और जितना जल्दी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है उतना जल्दी मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन ईमेल से भेज दूंगा। दिस शोज अ प्रोफेशनल अप्रोच। डिलीट द ओल्ड मैसेजेस विच कैन क्लटर अप योर इनबॉक्स। अगर बहुत सारे मैसेजेस आपके इनबॉक्स में है तो उसकी वजह से भी इनबॉक्स हाउसफुल हो जाता है और नए ईमेल उसमें एंटर नहीं हो सकते। सो यू शुड पीरियोडिकली चेक कि कौन से ईमेल्स आपने पढ़ लिए जिसका अभी जरूरत नहीं है, उसको आप डिलीट करते जाइए। रिव्यू इनकमिंग ईमेल्स ओनली ट्वाइस और थ्राइस एंड सेट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट। कुछ लोगों को आदत होती है कि हर 10 मिनट, हर 15 मिनट अपना मोबाइल ओपन करके या कंप्यूटर ओपन करके ईमेल चेक करने बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होता है। इससे क्या होता है, आप काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक रास्ता है कि आप प्लान कर लो कि दिन में कौन सा टाइम होगा, 15 मिनट का या आधे घंटे का, 1 घंटे का, जहां पे आप बैठकर सिर्फ अपने ईमेल्स चेक करोगे और रिप्लाई भेजोगे। ये एक टाइम भी हो सकता है, दिन में 2 या 3 टाइम भी आप काम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ ईमेल्स एंड इम्पोर्टेंस। हो सकता है कि आप सुबह में 11 से 11:30 का टाइम डिसाइड करो जिसमें आप सिर्फ ईमेल्स चेक करोगे। सो मार्क दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट इन योर डायरी। हो सकता है कि आपको ज्यादा ईमेल आते तो आपको दोपहर में भी और एक टाइम का जरूरत पड़ेगा। यू कैन मार्क 4 to 4:30 फॉर एग्जाम्पल। सो बाकी के टाइम में जो भी ईमेल्स आपको मिलते हैं दैट यू कैन डील विथ और दैट यू कैन आंसर ड्यूरिंग दिस पीरियड। यूज द रिप्लाई और रिप्लाई ऑल फीचर्स विथ केयर। कई बार ये होता है कि हमको वाया 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 ईमेल आता है, तो काफी सारे लोग उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। एंड इफ यू फाइंड दैट ईमेल टू बी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, इफ यू विश टू रिस्पॉन्ड टू इट, आप चाहते हो कि वो ईमेल का आप रिप्लाई करो, तो रिप्लाई करने के टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो रिप्लाई माने जिस बंदे ने आपको ईमेल भेजा सिर्फ उसी को रिप्लाई करना है, और दूसरा ऑप्शन होता है रिप्लाई ऑल का, जहां पे जितने भी लोग वो ईमेल चेन के अंदर जुड़े वो सारे ही लोगों को ईमेल का रिप्लाई जाएगा। सो यू शुड थिंक बिफोर यू सेंड अ रिप्लाई। Do you want to reply to one particular person who has sent that email to you, or do you wish to let your reply be visible to all the people who are included in that chain of email? So सोचना है आपको ईमेल का रिप्लाई करने से पहले कि आप सिर्फ उसी बंदे को रिप्लाई करना चाहते हो जिसने आपको ईमेल भेजा, या आप वो सारे 25-50 लोगों को भी रिप्लाई भेजना चाहते हो जो कि सिर्फ उसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको ईमेल नहीं भेजा। तो उसको बहुत ही सोच समझ के आपको यूज करना है। अच्छा, ये सीसी और बीसीसी और टू की हमने जो बात की उस पर और एक चीज ध्यान में रखें कि टू में हम किन का नाम रखेंगे, किन का ईमेल आईडी टाइप करेंगे। दोज हु नीड टू टेक सम एक्शन ऑन योर ईमेल मैसेज। आपने जो ईमेल भेजा वो किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए होगा, और वो ईमेल पढ़ने के बाद वो बंदे को
आपने जो लिखा वो मैसेज के ऊपर कोई एक्शन लेना होगा, या तो कोई इंफॉर्मेशन भेजना होगा, या फिर कोई कंफर्मेशन देना होगा, या उसको डिसीजन लेके आपको बताना होगा। तो टू में सिर्फ उसी बंदे का ईमेल आईडी आपको लिखना है जिसको वो ईमेल का मैसेज पढ़ के कोई काम करना है, कोई एक्शन लेना है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं वो टू वाले बंदे के अलावा जिनको ये ईमेल का मैसेज जानना जरूरी है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो सारे ही बंदों का ईमेल आईडी आप सीसी में रखोगे। और अगर आप चाहते हो कि कोई एक बंदा है या दो बंदे जिनको वो इंफॉर्मेशन मिले पर बाकी सारे लोगों को पता न चले, तो वो दो बंदों का नाम या ईमेल आईडी आप बीसीसी में टाइप कर दो। You should be very careful about the words that you type in your email. Not only the words, but the tone, the way in which you present those words. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मैं पढ़ूंगा। वर्ड्स यूज इन ईमेल आर लाइक स्मॉल लिट मैच। ईमेल में हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो एक माचिस की तरह, माचिस की छोटी सी तीली की तरह जिसको हमने जलाया है। दे कैन बी यूज टू मेंड द फ्रेजाइल रिलेशनशिप। इन शब्दों के द्वारा, जो माचिस की जलाई हुई तीली जैसा है, मतलब वो जल रही है अभी छोटी सी तीली, वो आपके रिलेशन को ग्लो कर सकती है। इट कैन वार्म द हार्ट एंड लाइट द वे। वो सामने वाले के साथ आपका रिलेशन और मजबूत भी कर सकती है, एक अच्छा प्रोफेशनल इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड दे कैन इग्नाइट होल फॉरेस्ट ऑफ फ्लेम एंड दे कुड कॉज हैवॉक एंड डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। उससे रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हो सकता है। सो शब्दों का जो भी प्रयोग करो, इस्तेमाल करो, बहुत सोच समझ के करो। और मैं ये आपको एडिशनल सुझाव दूंगा कि किसी भी ईमेल को सेंड करने से पहले उसको कम से कम 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने से आपको 2 चीजें पता चलेगी। अगर उसमें आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन लिखा है, अगर उसमें कोई स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक है, और तीसरा चीज आप में उसको टोन भी पता चलेगा कि आपने जो कौन से टोन से वो मेल को लिखा है, ताकि सामने वाला बंदा जब वो मेल को पढ़ेगा तो उसको क्या फील होगा। तो जब आप दूसरी बार मेल को पढ़ते हो तो सामने वाले को जो फील होगा वो फीलिंग शायद आप खुद फील करोगे, रियलाइज करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, एंड देन यू कैन डिसाइड कि मैसेज सही है, भेजने जैसा है, या मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे यू जस्ट पेड फॉर सम सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट विथ योर क्रेडिट कार्ड। आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके इंटरनेट पे किसी चीज का ऑर्डर किया। यू वर टोल्ड दैट प्रोडक्ट वुड रीच योर हाउस इन अ फ्यू डेज। आपको बताया गया, आपको मैसेज दिया गया कि 2-3 दिनों या 4-5 दिनों के अंदर वो चीज आपके घर पे आपको मिल जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। बट देन द प्रॉब्लम हैपन दैट द आइटम डज नॉट रीच यू इन प्रमोटेड टाइम। जो टाइम डेडलाइन आपको दिया गया था उसके अंदर वो प्रोडक्ट आपके वहां नहीं पहुंचा। आपने कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फोन किया पर रिंग ही जा रही, कोई उठा ही नहीं रहा। आप अपसेट हो गए, बट यू केप्ट ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। आप फोन करते गए बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। आप बहुत ही, आपको बुरा लग रहा है। यू फील बीइंग चीटेड, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ चीटिंग किया हो। सो यू डिसाइड टू राइट एन ईमेल एंड शेयर योर फ्रस्ट्रेशन। आपने सोचा मैं कंपनी को ईमेल भेजता हूं। ईमेल के अंदर आपने अपना फ्रस्ट्रेशन बताया। आपने ये भी लिखा कि कितनी दफा आपने फोन किया और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, नोबडी पिक अप द फोन। आपने स्पेसिफिकली उसमें मेंशन किया कि आपने कौन सी चीज कब ऑर्डर की थी, कैसे आपने पेमेंट किया था, और जो इनवॉइस आपके पास आया है कंपनी का ऑनलाइन वो भी आपने शेयर किया, या फिर जो कंफर्मेशन का मैसेज था कि योर ऑर्डर हैज रीच अस और वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, वो भी आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर करोगे एज अ प्रूफ कि आपने पेमेंट किया है। और 3-4 दिन निकल जाते, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सो यू डिसाइड टू सेंड अनदर ईमेल विच इज अगेन नॉट रिस्पॉन्डेड। पहले का तो आंसर आया नहीं, दूसरे ईमेल भेजा उसका भी आंसर नहीं आया। नाउ यू डोंट नो व्हाट टू डू। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या किया जाए। आपने वापस फोन करने का कोशिश किया, बट अगेन नोबडी इज पिकिंग अप द फोन, सो देयर इज नो रिप्लाई। नाउ यू डिसाइड कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए और मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। तो आप एक फाइनल ईमेल लिखते हो जिसमें आप लिखते हो कि आई विल नेवर डू एनी बिजनेस विथ यू अगेन। आपकी कंपनी बदमाश कंपनी है, यू आर थिप्स, आप चोर लोग हो,
मैं कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। यू आर डेफ टू माई फोन कॉल्स एंड ईमेल्स एंड इंसल्ट माई इंटेलिजेंस। आपने मेरे फोन का रिप्लाई नहीं दिया, मैंने आपको 2 ईमेल भेजे, आपने उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। आई डिमांड माई मनी बैक, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे किसी भी तरह अपना पैसा वापस चाहिए। यू आर थीव्स, आप चोर हो। आपको क्या लगता है ये मैसेज भेजने से क्या वो आपका पैसा रिफंड कर देंगे, क्या वो आपकी प्रोडक्ट भेज देंगे? और दूसरा चीज ये सोचे कि व्हेन यू आर मेंशनिंग दैट यू हैव इंसल्टेड माय इंटेलिजेंस, दैट मींस यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी अ क्लेवर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट पर्सन। See what happens whenever even if the message reaches somebody and that person they reach the message, do you think that you will appear as an intelligent, smart and clever person? No, because the words that you have used in your email और जो tone आपने यूज किया उससे आप intelligent नहीं दिख रहे हो, you actually look as a fool। मान लीजिए कि इसकी बजाय आपने थोड़ा अलग तरीके से ईमेल को ड्राफ्ट किया और ऐसा कुछ लिखा जैसे जेंटलमैन, आई एम राइटिंग दिस ईमेल एज एन एडिशन टू माई अदर टू, दैट शोज कि आपने पहले भी 2 ईमेल लिखे हैं। आई हैव नॉट रिसीव द आइटम आई पेड फॉर, मैंने जिसका पैसा दिया वो आइटम मुझे अभी तक नहीं मिली है। इट शुड हैव अराइव 2 वीक्स अगो, एक्चुअली 2 हफ्ते पहले वो चीज मुझे मिल जानी चाहिए थी। आई एम कंसर्न दैट इट माइट हैव गॉट लॉस्ट इन ट्रांजिट और परहैप्स was overlooked with the many deliveries you are responsible for at your warehouse। मेरे हिसाब से ये 2 में से एक चीज हो सकता है कि आपको बहुत सारी डिलीवरी करनी थी, तो हो सकता है मेरी एक आइटम का डिलीवरी रह गया हो, ध्यान बार आपके निकल गया हो, या फिर हो सकता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं पे मिस हो गया हो, गुम हो गया हो। आई ऑल्सो ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू बाई फोन ट्वाइस, मैंने 2 बार आपके दिए गए नंबर पर फोन भी किए, बट देयर वाज सम डिफिकल्टी इन माय कॉल्स नेवर गॉट थ्रू, पर मैं आपसे बात नहीं कर पाया। आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू रिगार्डिंग दिस मैटर एंड थैंक यू। देखिए कितना बढ़िया तरीका है, बंदे ने बहुत ही पोलाइटली शुरू किया, जेंटलमैन मतलब सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली उसने एड्रेस किया। एंड में उसकी गलती न होने के बावजूद उसने सामने वाले बंदे को थैंक यू बोला और एक रिक्वेस्ट किया कि उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जल्दी आंसर देंगे। एंड फाइनली द कंपनी सेंट अ रिप्लाई when in it wrote, we apologize for not being able to get back to you about your purchases। हमें बहुत ही खेद है कि हम आपके ईमेल या फोन कॉल का टाइम पर जवाब नहीं दे पाए। एक्चुअली आवर सर्वर्स वर हैक इनटू एंड वी जस्ट गॉट बैक ऑनलाइन। किसी ने हमारे सर्वर्स को हैक कर लिया था और अभी हम वापस इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए हैं। इट वॉज ऑल्सो वेरी अलार्मिंग दैट वी फाउंड अवर कस्टमर बैकअप डेटा वॉज डिलीटेड। कस्टमर का जो भी डेटा था, जो भी ऑर्डर्स थे, जो भी डिटेल्स था, जो भी पेमेंट था, वो सारा डेटा हमारा डिलीट हो गया है। प्लीज एक्सेप्ट अवर अपोलॉजीज, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बिकॉज ऑफ दिस डिले, आपको जो तकलीफ हुआ, आपको जो प्रोडक्ट मिलने में विलंब हुआ, उसकी वजह से हमें बहुत दुख हो रहा है। एंड वी आर सेंडिंग योर परचेज फ्री ऑफ चार्ज, हम आपको आपने जो आइटम ऑर्डर किया तो वो फ्री भेज रहे हैं। एंड वी होप दैट दिस माइट रिटेन यू एज वन ऑफ आवर लॉयल कस्टमर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कस्टमर बने रहेंगे और फ्यूचर में भी हमसे चीजें परचेज करते रहेंगे। सी देखिए, अगर गुस्से में आकर आपने गलत शब्दों का प्रयोग करके गलत टोन के साथ मैसेज भेजा होता, तो क्या आपको लगता है कि कंपनी आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देती? पर आपने जो दूसरी बार आपने जो वो मैसेज को रीफॉर्म किया, जेंटलमैन से शुरू करके थैंक यू पे एंड किया, उसकी भाषा, उसके शब्द, उसमें आपका टोन, जो पोलाइटनेस, जो रिस्पेक्ट छलकता था, उससे कंपनी को अच्छा फील हुआ और कंपनी ने आपका प्रॉब्लम समझा, कंपनी ने आपसे माफी मांगी और कंपनी ने आपको प्रोडक्ट भेजने का वादा किया। क्योंकि कंपनी जब देखिए किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिलेशनशिप, संबंध। हर एक कंपनी और हर एक कस्टमर को कोशिश करनी चाहिए कि ये संबंध बना रहे और वो और मजबूत हो, और उसके लिए आपका कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं या फोन पर बात करते हैं तो हम अपनी आवाज के द्वारा हमारा प्रॉब्लम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू दैट while you are writing। So you need to be very conscious, you need to be very careful about the choice of words and tone that you use in your emails।
कई बार ये होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो सही नहीं होता. So a desire to say what we feel must be overcome with the desire to be courteous and professional. आपको कुछ भी लिखने या बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो मेरे मन में है, जो चीज मैं फील कर रहा हूँ, क्या उसको वैसे ही बोलना या लिखना जरूरी है या उसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है. हर एक प्रोफेशनल बंदा उसके दिल में जो फीलिंग होती है उसको सीधे ही शेयर नहीं करता. वो पहले सोचता है कि क्या ये शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूँ या लिखने जा रहा हूँ वो सही है, क्या इसका टोन सही है, और उसके बाद ही वो अपना मैसेज कन्वे करता है. हमने बात किया था बीसीसी का यूज कैसे किया जाता है प्रोडक्टिवली, पॉजिटिवली. आइए वो एग्जांपल देखते हैं. कई बार ये होता है ना, वी कम अक्रॉस एन इंफॉर्मेशन और अ मैसेज और एन ईमेल विच वी आर इम्प्रेस विद, विच इज इंटरेस्टिंग, एंड वी फील कि ये चीज को और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए. तो हम क्या करते हैं, वो मैसेज को हम बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो ईमेल को हम बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हैकर्स बीच में आ सकते हैं. और मान लो आपने एक ही ईमेल मैसेज को बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड किया, समझो तकरीबन 100 लोगों को फॉरवर्ड किया, क्योंकि आपको वो अच्छा लगा और आपको ये हुआ कि इन 100 लोगों को भी वो ईमेल पढ़ के अच्छा फील होगा. तो आपने क्या किया कि आपने टू में एक बंदे का ईमेल आईडी लिखा और बाकी 99 लोगों को सीसी में डाल के अपने मेल को फॉरवर्ड कर दिया. अब ऐसे जो मेल्स होते हैं ना, इस पर हैकर्स का ध्यान होता है और वो इसको इजीली इंटरसेप्ट कर सकते हैं. और इंटरसेप्ट करने के बाद वो 100 लोगों का ईमेल एड्रेस उनके पास आ जाता है, जिसका वो मिसयूज कर सकते हैं. या तो वो डेटा को वो खुद यूज कर सकते हैं, मतलब मिसयूज कर सकते हैं, या फिर वो डेटा वो किसी भी कंपनी को बेच सकते हैं डॉलर्स या पाउंड के बदले में. तो इसमें आप कर क्या सकते हो, आप इसको सेफ कैसे रख सकते हो. सो इसमें ऑप्शन है आपके पास कि आप किसी भी एक बंदे का ईमेल आईडी टू में डालिए और एक दो का ईमेल आईडी आप सीसी में रखिए और बाकी सारे लोगों का ईमेल आईडी बीसीसी में डालिए. इससे क्या होगा कि अगर हैकर्स उसको हैक भी करते तो उनके पास मैक्सिमम टू और सीसी वाले बंदों का ईमेल आईडी होगा. जिनका भी ईमेल आईडी अपने बीसीसी में डाला है वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो बंदे सेफ रहेंगे. तो दिस इज अ पॉजिटिव यूज ऑफ बीसीसी फीचर ऑफ ईमेल. कुछ ईमेल एडिकेट की बात करेंगे. आप ईमेल जैसे आप हम लोगों के साथ डील करते हैं तो हम बिहेवियर में काफी सारे चीजों को फॉलो करते हैं, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स. सिमिलरली ईमेल के लिए भी कुछ डूज एंड डोंट्स है जिसको हम कहते हैं ईमेल एटिकेट. सबसे पहला है माइंड योर मैनर्स. वर्ड्स लाइक प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू मस्ट बी रिपीटेडली यूज्ड. जब भी आप ईमेल का यूज करते हो तो तीन शब्द है जैसे प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू. दीज आर नोन एज गोल्डन वर्ड्स. जहां पे भी सही हो इनका इस्तेमाल कीजिए. एड्रेस द पीपल यू डोंट नो एज मिस्टर और मिस. किसी भी नए बंदे को आप ईमेल करते हो तो उसको रिस्पेक्टफुली एड्रेस करो. वॉच योर टोन. You should come across as respectful, friendly and approachable. You should not sound curt or demanding. आप जो भी शब्द जो भी टोन का इस्तेमाल करते हो ईमेल में वो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए पढ़ने वाले बंदे के ऊपर, ना कि आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए. बी कंसाइज. देखो वी ऑल आर वेरी बिजी, वी ऑल आर बॉम्बार्डेड विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हंड्रेड्स ऑफ ईमेल एवरी डे. So always try to get to the point and that too as soon as possible. कोशिश कीजिए कि आप अपने ईमेल को to the point briefly लिखें. Make sure you don't leave out, you don't miss out any important information. Be professional. हो सके उतना इमोटिकॉन्स का, जार्गन्स का और अब्रीविएशंस का इस्तेमाल कम कीजिए. Insist on correct spelling and proper grammar. ज्यादातर हम लोग क्या थे कि किसी भी ईमेल को टाइप करते हैं टाइम पे हम सीधा टू में किसी बंदे का ईमेल आईडी डाल देते हैं जिसको हम ईमेल करना चाहते हैं. और कई बार ये होता है ना कि आपने हड़बड़ी में मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया और बिना पढ़े आपने सीधा सेंड बटन पर क्लिक कर दिया तो वो बंदे को मेल चला जाएगा. कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पे मेल लिखने के बाद हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है जिसको मेल के अंदर इंक्लूड करना जरूरी होता है, या फिर हम ऐसे ही मेल को पढ़ते सेंड करने से पहले तो हमें पता चल के हमने काफी सारी गलतियां की है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन लिख दिया है, कहीं पे हमारा टोन नेगेटिव हो गया है,
कहीं पे हमने इंसल्टिंग टोन में कुछ लिख दिया जो पढ़ के सामने वाले का फीलिंग हर्ट हो सकता है और हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है। तो अगर आपने टू में ईमेल एड्रेस डाल दिया तो गलती से अगर आपका सेंड वाला बटन दब जाता है तो वैसा ही गलती वाला ईमेल, इंसल्टिंग टोन वाला ईमेल सामने वाले तक पहुंच जाएगा, जिसको आप वापस नहीं ला सकते। सो हमेशा एक प्रैक्टिस कीजिए कि आप टू में एड्रेस बाद में डालें, पहले आप मैसेज टाइप करो, पहले आप जो अटैच कर रहे हैं फाइल तो उसको अटैच करो, कंफर्म करो, उसके बाद ही मैसेज को पढ़कर करेक्शन करने के बाद ही आप टू में जो बंदे को आपको ईमेल भेजना उसका ईमेल एड्रेस टाइप करो। दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। सो fill in two email address at the end of the process। अब ईमेल के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। फायदों की बात करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। सबसे पहला फायदा है कि इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। आप चेंजेस कर सकते हो, आप उसको सेव कर सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप फॉरवर्ड कर सकते हो। सो मैनेजिंग ईमेल इज वेरी इजी, इट इज वेरी फास्ट। मैं आपको लेटर लिखूं, उसको मैं कुरियर करूं या पोस्ट में डालूं तो मिलने में आपको टाइम लगेगा। यूजुअली ईमेल मिनटों में मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 5 सेकंड से लेके 5 दिन के अंदर नॉर्मली ईमेल मिल जाता है। मतलब कई बार देर होती है इफ देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक और इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द सिस्टम और द सर्वर और द कनेक्टिविटी। अदरवाइज योर ईमेल कैन रीच द टारगेट रिसीवर इन कपल ऑफ सेकेंड्स। So that is faster than any other modes of communication. It is inexpensive compared to telephone calls, faxes और courier services। ईमेल का सिस्टम बहुत ही सस्ता है। It's very economical. emails are easy to filter और इसके लिए सब्जेक्ट लाइन की बात करेंगे। नॉर्मली किसी भी ईमेल जो हम भेजते हैं उसका सब्जेक्ट लाइन टू दी पॉइंट और कंसाइज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पढ़ने वाला डिसाइड कर सकता है और वो ईमेल की प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता है। वो डिसाइड कर सकता है कि क्या ईमेल इतना ज़रूरी है कि मैं उसको अभी खोल के पढूं और उस पर काम करूं, उस पर एक्शन लूं, या ये ईमेल को मैं बाद में भी पढ़ लूंगा। So anybody can easily identify whether that email is critical and should be attended immediately or should be dealt with afterwards. So it is easy to filter. इट इज सिक्योर एंड रिलायबल। ज्यादातर ईमेल्स में कुछ दिक्कतें नहीं आती, सेफली सिक्योरली आप उसको भेज सकते हो। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ईमेल की जिसकी हम बात करेंगे अभी। सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग। ड्राफ्टिंग एन ईमेल इट्स अ राइटिंग प्रोसेस, सो इट मे कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, more time than you thought of. Organizing and reading through emails is also a big task. ऐसा कहा जाता है कि एक एवरेज बंदे को कंपनी में काम करने के वक्त पर तकरीबन 200 से 300 ईमेल दिन में आते हैं। अब इतने सारे ईमेल को पढ़ना, उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट करना, ईमेल्स को स्टोर करना, दैट ईट्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बहुत टाइम उसमें जाता है और उससे आपका प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होता है, उससे आपके जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो डिले हो जाता है। सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी अ कंसर्न, क्योंकि कोई भी हैकर आपके ईमेल को एक्सेस कर सकता है। अगर आपके ईमेल में आपने किसी सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर किया है और अगर वो ईमेल हैकर के हाथ में आ जाती है तो उसका मिसयूज हो सकता है। हो सकता है कि वो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी को ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेच भी डाले। Another problem is an email communication, it is an impersonal communication। जो जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो वार्मथ आप फेस टू फेस बातचीत में कन्वे कर सकते हो by using your facial expression, tone of voice and gestures, these all factors are missing in email communication। आपके वॉइस का इन्फ्लेक्शन, आपके चेहरे के हाव भाव, आपका इमोशन, ये सारी चीजें आप ईमेल में नहीं लिख सकते हो। सो इट लैक्स द पर्सनल टच। You can only settle it with the help of proper words and proper tone। मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार लोग ईमेल लिखने के टाइम पे जार्गन्स का, टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामने वाला नहीं समझ पाता। कुछ अब्रीविएशंस या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं विच कैन ऑफन बी मिसअंडरस्टूड और मिसइंटरप्रेटेड। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि एनीबडी कैन बी अटैक्ड very easily। You can lose your data, a hacker can get into your system and
हैक योर डेटा, आपका इंपॉर्टेंट डेटा जो बरसों की मेहनत के बाद आपने कलेक्ट किया वो गुम हो सकता है। If an organization depends upon internet connectivity, there can be a lot of issues like number one, you cannot consider email as a confidential mode of communication as far as your organization is concerned. Any email can be seen and read by any senior authority. It should not be considered as a replacement of direct face to face communication, क्योंकि face to face communication में आप जिस तरह से communication कर सकते हो, ईमेल उसको replace नहीं कर सकता, ईमेल उसकी जगह नहीं ले सकता। You cannot rely on email in case of emergency messages, क्योंकि सामने वाला कभी भी पढ़ सकता है। मान लो आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अर्जेंटली शेयर करना है और आप चाहते हो कि सामने वाला उसको इमीडिएटली पढ़े, तो यू कैन नॉट रिलाई अपॉन ईमेल। बंदा हो सकता है कि वो ईमेल को 2 दिन बाद पढ़े या न पढ़े। सो वहां पे आपका अगर आपका अर्जेंसी है, अगर इंपॉर्टेंस है, तो आपको फोन से ही बात करना होगा, या कम से कम उसको फोन करके बताना पड़ेगा मैंने आपको ये ईमेल भेजा है ये मैटर के बारे में, आप प्लीज उसको पढ़ के इमीडिएटली मुझे बताइए। अनदर प्रॉब्लम इज ईमेल डिपेंड्स अपॉन इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज इंट्रानेट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन या इंटरनल माने अंदरूनी। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी कंपनी में खुद का इंटरनेट है तो उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। A company intranet keeps the employee updated with what's happening in the company. सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी कर्मचारी को पता चलता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, and he can communicate with anybody within the organization। और वो कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन कभी भी कर सकता है। You can communicate newsletters, articles or even training documents with the help of company intranet। Internet ensures that only company employees can access to the company pages। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ वो कंपनी के ऑथोराइज एम्प्लॉयज ही कर सकते हैं, बाहर का कोई भी बंदा उसको अप्रोच एक्सेस नहीं कर सकता। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो इट इज वेरी सिक्योर एंड नोबडी आउटसाइड द कंपनी कैन एक्सेस इट। Many people work in remote locations and it gives them a sense of connectedness with the company। जैसे एक कंपनी के 10 अलग अलग शाखा हैं, ब्रांचेस है, जहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब इन सब का एक जगह पर इकट्ठा होना और मिलना मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे माहौल में इंटरनेट की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। दे फील कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इंटरनेट के कुछ फायदे हैं, जैसे सबसे बड़ा फायदा वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। नाउ यू कैन get any information at the time you want, and you can also use the applications which are related with your roles and responsibility। so this will result into increased productivity। आपके काम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इंटरनेट से आपको मिल सकती है और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप जल्दी काम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज टाइम पर खत्म कर सकते हो। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन एज नीडेड बेसिस। जब भी आपको किसी इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है आपको इमीडिएटली मिल जाती है। It can serve as a powerful tool of communication within an organization, vertical or horizontal। आप कंपनी के किसी भी बंदे के साथ इमीडिएटली कम्युनिकेट कर सकते हो ये सिस्टम के द्वारा। वेब पब्लिशिंग, अगर कंपनी एम्प्लॉय मैनुअल्स, डॉक्यूमेंट्स, कंपनी पॉलिसीज, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, न्यूज फीड्स और ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी जानकारी कम्युनिकेट करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल्स या फिर फ्लैश फाइल्स या फिर शॉर्ट वीडियोस या एनी अदर पिक्चर और एनी अदर ग्राफिक्स, it can use the platform of intranet। It also helps in developing applications to support business operations as well as decision। कंपनी का काम आसान हो सकता है, फास्ट हो सकता है। Users can view information and data with the help of web browser rather than maintaining physical documents। पहले क्या होता था कि हर एक चीज का हमें एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता था, प्रिंटिंग करने पड़ते थे डॉक्यूमेंट्स को, डुप्लीकेशन करना पड़ता था, फोटोकॉपीज निकलवानी पड़ती थी और एनवायरमेंट का भी काफी सारा नुकसान होता था। इंट्रानेट की वजह से ये सारे सिस्टम आपकी ऑफलाइन हो गई है, सॉरी ऑनलाइन हो गई है।
तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट आउट लेने की बजाय आप उसको फाइल में स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर. So it's very cost effective, time saving, and even space is also saved, and environment cannot be disturbed. इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है तो टीम वर्क और कोलैबोरेशन पॉसिबल हो रहा है. हर एक बंदे के लिए इंटरनेट यूज करने के नियम एक समान होते हैं, तो यू फील दैट इट प्रमोट्स इक्वालिटी इन दी कॉर्पोरेट कल्चर. सबको लगता है कि हम सारे सेम ही हैं. कोई भी अपडेट होता है तो इमीडिएटली एम्प्लॉइज तक पहुंच जाता है. इंटरनेट का बेसिक पर्पस है, इट इज मीन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन. It is used for collaboration, that means to make the work in groups easy, and for teleconferencing also. It also helps in customer relationship management and project management. It is also used as a corporate culture change platforms. जब बहुत सारे एम्प्लॉइज किसी भी डिस्कशन में अपना व्यू प्रदर्शित करते हैं, व्यू शेयर करते हैं, तो उससे मैनेजमेंट को प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड और कंपनी के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड काफ़ी सारे नए आइडियाज़ मिलते हैं, जिन पर काम करके वो कंपनी को और अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं. अब जब इंटरनेट का कोई पार्ट बाहर वाले लोगों, खास करके कस्टमर के साथ शेयर किया जाता है, जिसको वो एक्सेस कर पाते हैं, तो वो पार्ट को हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं. इंटरनेट का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? तो ज़्यादातर कंपनी के कम्युनिकेशन या एचआर डिपार्टमेंट के हाथ में इसका कंट्रोल होता है.